तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के ग्रामीण रोजगार के ताने बाने में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव की। सोचिए, एक ऐसा कानून जो दशकों से करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा है, उसे उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो आखिर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं है। हम एक ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जो समझिए कि भारत के ग्रामीण कार्यबल की रीढ़ की हड्डी रहा है। इस एक बदलाव का असर पूरे देश में महसूस किया जाएगा और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर बदल क्या रहा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरे फेरबदल की जड़ आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, एक पुराने जाने पहचाने कानून की जगह अब एक बिल्कुल नए कानून ने ले ली है। तो ये है वो बड़ा बदलाव। देखिए, लगभग 2 दशकों तक हमारे पास था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं। अब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उसकी जगह ली है एक नए कानून ने, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, या छोटे में कहें तो वीबीजी रैमजी। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है तो हम इसे आगे वीबीजी रैमजी ही कहेंगे। अच्छा, तो सिर्फ एक नया नाम ही है या असल में भी कुछ बदला है? चलिए उन व्यवहारिक अंतरों को समझते हैं जो ग्रामीण भारत में लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। तो देखिए, यहाँ 4 बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला, गारंटी वाले काम के दिन अब 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, मतलब परिवारों के लिए ज्यादा कमाई का मौका। दूसरा, और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, वो है फंडिंग का मॉडल। इस पर हम 1 मिनट में और विस्तार से बात करेंगे। तीसरा, मजदूरी देने के लिए अब सख्त नियम है, जिसमें अगर देरी होती है तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। और आखिर में राज्यों को अब थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिससे वो खेती के सबसे व्यस्त समय में इस योजना को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। देखिए, पुरानी मनरेगा व्यवस्था को समझना हो तो बस फंडिंग को देखिए। मामला बहुत सीधा साधा था। केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा यानी 100% खर्च उठाती थी। राज्यों को अपने बजट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पैसा सीधा केंद्र से आता था। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। नई वीबीजी रैमजी प्रणाली के तहत उस वित्तीय बोझ को अब बांटा जा रहा है। केंद्र अब सिर्फ 60% देगा और बाकी का जो 40% है, वो जिम्मेदारी होगी राज्य सरकारों की। ये सिर्फ हिसाब किताब का बदलाव नहीं है, ये इस बात में एक बुनियादी बदलाव है कि योजना काम कैसे करेगी और उसका पैसा आखिर देगा कौन। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर इतना बड़ा बदलाव किया ही क्यों? उनके नजरिए से इसके पीछे क्या तर्क है? चलिए सरकार का पक्ष समझते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों में ही इसका सार छिपा है। जब वो संरचनात्मक खामियों और व्यापक ग्रामीण विकास की बात करते हैं, तो वो असल में इशारा कर रहे हैं कि वो मनरेगा को सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं ज्यादा बनाना चाहते हैं। ये उनके इरादे का एक साफ बयान है। तो सरकार का जो तर्क है वो 3 मुख्य विचारों पर टिका है। पहला, इस योजना को सिर्फ लोगों को काम देने के बजाय एक एकीकृत विकास उपकरण बनाना, मतलब इसका इस्तेमाल सड़कें, तालाब और दूसरी स्थायी संपत्ति बनाने के लिए करना। दूसरा, जिसे वो पिछली व्यवस्था की संरचनात्मक खामियां कह रहे हैं, उसे ठीक करना, शायद भ्रष्टाचार या काम में अक्षमता जैसे मुद्दों की तरफ इशारा है। और तीसरा, इसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। विपक्ष इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रहा है और वो अपनी आलोचना में काफी मुखर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर काफी तीखा हमला किया है। जब वो कहते हैं कि इसने मनरेगा के 20 साल को ध्वस्त कर दिया है, तो वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये एक कदम पीछे है। दिल्ली से नियंत्रित एक राशन योजना होने का उनका आरोप इस विचार पर केंद्रित है कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर काम की गारंटी देने के बजाय ये अब केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल की जाने वाली एक टॉप डाउन प्रणाली बन गई है। विपक्ष की मुख्य चिंताएं कुछ अहम विषयों के इर्द गिर्द घूमती हैं। वो इसे गांव विरोधी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि ये स्थानीय समुदायों से शक्ति छीन लेता है। ये इस विचार से भी जुड़ा है कि अब ये मांग पर आधारित गारंटी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जहां केंद्र फैसला करता है। और इन्हीं सब कारणों से वो इस कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति और तर्कों से परे शायद सबसे बड़ा और सबसे ठोस प्रभाव जो है, वो पैसे से जुड़ा है। तो चलिए इस बदलाव के वित्तीय पक्ष को देखते हैं, क्योंकि असली असर तो यही महसूस किया जाएगा। ये जो नया 60-40 कॉस्ट शेयरिंग मॉडल है, ये सब कुछ बदल देता है। अचानक से भारत भर के राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए अपने बजट में एक बहुत बड़ी रकम ढूंढनी होगी। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नया वित्तीय बोझ है।
इस बोझ का अंदाजा लगाने के लिए चलिए तेलंगाना का उदाहरण लेते हैं। अनुमान ये बताते हैं कि इस बदलाव के कारण राज्य को हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक राज्य के लिए बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि इस नीतिगत बदलाव के वित्तीय दांव कितने ऊंचे हैं। तो आखिर में हम एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये बदलाव ग्रामीण भारत को एक ऐसा विकास का उपकरण देगा जो स्थायी संपत्ति बनाता है और उसे 2047 के लिए तैयार करता है, या क्या ये उस महत्वपूर्ण कल्याणकारी गारंटी को कमजोर कर देगा जिसने लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया है? ग्रामीण भारत का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि देश इस सवाल का जवाब कैसे देता है।